नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इसके ऊपर आपने बहुत पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था, तो क्या इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं बना कि जिसके कारण आपने अभी तक कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया। तो हाँ, एक्चुअली बात सही है कि कोई ट्रेड नहीं बना। हाँ, एक ट्रेड बनने जा रहा है, तो इसके लिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि किस लेवल में मैं एंट्री लेने वाला हूँ और किस बेसिस में मैं एंट्री लूंगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में। देखिए कंपनी के पी रेशियो का जो वैल्यूएशन है वो 16 के आसपास है और कंपनी के देखिए बुक वैल्यू के मतलब डबल भी नहीं है कंपनी का करंट प्राइस। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी सस्ते में है। तो कितना सस्ते में है? पी रेशियो एक टाइम चला गया था 44 के आसपास और आज पी रेशियो देखने को मिला है 16। एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 16। और कंपनी के देखिए जो बुक मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का एक टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था कहाँ तक, अराउंड 2.5 के आसपास और आज प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ पे है 1.7 के आसपास। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू में एक सिचुएशन बनता हुआ इस तरीके से देखने को मिले कि एक अभी भी लोअर साइड में है और इसका टॉप लेवल कहाँ पे है, करीबन प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला 3.2 के आसपास। मतलब इस लेवल तक अगर पहुंचे तो एक बड़ा धमाका कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा क्योंकि 50% प्राइस टू बुक वैल्यू डाउन हो चुके हैं। अभी देखिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो हाईएस्टली कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिले और उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का 664 करोड़ से 623 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिले। देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी बिग लॉसेस करा था, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है वो एक एवरेज लेवल के हिसाब से काम कर रहा है। और कंपनी की देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का बैलेंस शीट, जहाँ पे बीच में एक वीकनेस देखने को मिला था। जैसे देखिए बोरिंग्स थोड़ा सा कम हो गया था, उसके बाद धीरे धीरे करके बोरिंग्स को बढ़ाया और आज 90 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में बोरिंग्स है। देखिए फाइनेंस कंपनी में हमेशा बोरिंग्स बढ़ता हुआ होना चाहिए, उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को चाहिए। तो रिजर्व भी देखिए 5,000 करोड़ से आज 18,000 करोड़ तक जर्नी दिखा चुके हैं और खुद के हाथ में सिर्फ 12 करोड़ फिक्स्ड एसेट था, आज 1,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट है। तो उसके साथ साथ और एक चीज नोटिस करेंगे तो टोटल जो कंपनी का आदर्श एसेट आइटम्स है उसमें 1,00,000 करोड़ के आदर्श एसेट आइटम्स है और कंपनी के हाथ में कैश कितना है 2,400 करोड़ और ट्रेड कितना रिसीव हुआ 168 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिले और जिसके चलते एक पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। उससे पहले कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाय करते चले जा रहे हैं। जो पहले म्यूचुअल फंड के पास 9% होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके हैं 15% के 15.5% के आसपास और एफ के पास कितना था 19% के आसपास होल्डिंग था, वो घट के हो चुके कितना 12.5% के आसपास और प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है 52% के आसपास। मतलब इंस्टीट्यूशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड उसके साथ साथ देखा जाए तो एफ सबके पास होल्डिंग्स है। पूरा के पूरा प्रोमोटर के पास 50% है, बाकी सारे मतलब अलग अलग इन्वेस्टर के पास सेम टू सेम लेवल का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अभी मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर एक बार मैं डिटेल्स में आपको डेटा दिखा दूं तो कंपनी इसके ऊपर देखिए लास्ट अक्टूबर से दिसंबर तक कंपनी के ऊपर क्या हुआ, बाइंग हुआ। जनवरी और फरवरी मंथ में क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर देखिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जनवरी से लेकर कंपनी के सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बनने जा रहा है। पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है, देखिए एक लंबा सा क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना और हेड कहाँ से बना, कोविड के लेवल से। शोल्डर कहाँ से बना 2018 का लेवल से और हैंडल कब कहाँ सॉरी हेड कहाँ से बना कोविड के लेवल में। मतलब एक बिग जर्नी यहाँ पे देखिए, बिग जर्नी यहाँ पे कंपनी रीबैक कर चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी के जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई को कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर एक बार करे तो बड़ा धमाका दिखेगा। तो यहाँ से देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, ध्यान से इस चीजों को देखना कि कंपनी यहाँ पे फिर से एक बार पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि पैटर्न जो बनता हुआ देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से शोल्डर
कम हेड कम शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो शोल्डर कब बनेगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अभी भी है। अभी ये देखना है कि कब तक उसको रिकवरी करे, जब तक रिकवरी ना करेंगे तब तक मैं कोई एंटी नहीं लेने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने आपके साथ वीडियो को शेयर नहीं किया था कि एंटी जब बनेगा तब मैं आपके साथ जरूर फिर से एक बार वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो देखिए, मेरे वीडियो में सारी चीज आपको सीखने के लिए होते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीजों को समझ कर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी इंडिया के अभी देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है। तो जल्द से जल्द वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा, क्योंकि जो इसका कंपटीटर है, जो इसका बजाज फिनसर्व, इसका मार्केट कैप कितना है 2,50,000 करोड़ के आसपास, और जियो फाइनेंस का कितना 2,20,000 करोड़ के आसपास। मतलब जो इसका ग्रोथ है वो अभी ग्रोथ थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो सॉरी, इसका जो ग्रोथ है वो आगे चल के और भी बड़ा बनने वाला है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ होगा, उसके चलते शेयर प्राइस का भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को सेंटिमेंट समझिए। लोग मान के चलिए यहाँ पे 3 कंपनी को ही अगर पकड़ लेता हूँ तो देखिए, तीनों का मार्केट कैप के हिसाब से देखा तो बजाज फिनसर्व फाइनेंस का सबसे ज्यादा है। बजाज फिनसर्व और बजाज जियो फाइनेंस दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है। लोगों के सेंटिमेंट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अगर निवेश करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले इस मार्केट का को नहीं देखते हैं। रिटेल पब्लिक हमेशा प्राइस देखते हैं कि किसका प्राइस कितना है। वो यही देखेंगे कि जियो फाइनेंस रिलायंस का कंपनी है। दूसरी बात, जियो सामने है तो बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि टेलीकॉम कंपनी है। तीसरी बात, कंपनी का मार्केट कैप देखे ना देखे वो प्राइस को जरूर देखेगा। प्राइस देखेंगे तो बाकी 2 कंपनी का प्राइस बहुत हाई दिखेगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। तो इसका ग्रोथ होने का और अपटेन जाने का चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए देखिए, कंपनी लगातार लगातार क्या कर रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी होने के बाद भी कंपनी हाई करते चले जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं। देखिए, एक फोमो बाइंग भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी बेकार है मैं ऐसे नहीं कहूंगा। कंपनी का बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट लगा, क्योंकि देखिए, आपका आप दिखा रहे हैं लोगों को कि मेरा एक दुकान है, फिर से एक दुकान ओपन कर लिया, फिर से एक दुकान ओपन कर लिया। तो आप लोगों को दिखा रहा है कि मेरा साल में एक एक करके दुकान ओपन हो रहा है। तो लोग क्या सोचेंगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है। तो एक्चुअली आपने क्या कर रहे हैं, आप लोन लेकर काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस ठीक ठाक से नहीं चल रहा है और दुकान से दुकान ओपन करते चले जा रहे हैं। तो ये एक फोमो बाइंग जैसा है, एक फोमो सिचुएशन जैसा है। तो मैं जरूर कहूंगा, जियो फाइनेंस कोई बेकार कंपनी नहीं है, मगर थोड़ा सा संभल के काम करिए, क्योंकि जब फोमो बाइंग खत्म हो जाएगा, जब बड़े इन्वेस्टर का पेट भर जाएगा तो वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाएगा। तो बाकी सोच समझकर कोई भी पैटर्न्स बने तब काम करना, क्योंकि जब यहाँ पे पैटर्न्स बना था, एक रेंज बना था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और यहाँ तक टारगेट था। सेकेंड एंट्री काफी ध्यान पैटर्न्स बना था, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, फिर से यहाँ पे टारगेट बन गया। तो 2 एंट्री में जब लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया, और फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है। जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इरिडा। तो इरिडा के बारे में बात करूं तो आप इस बात को याद रखना, इरिडा कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। तो क्योंकि इस कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी रेलवे गवर्नमेंट के साथ साथ अभी प्राइवेट सेक्टर में भी वो एंटर होने वाला है। प्राइवेट सेक्टर को भी वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए, आप खुद ही देख सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी के लिए। मतलब रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट अभी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, उस लोन का प्रोवाइड यही कंपनी करते हैं, तो इरिडा ही करते हैं। तो इरिडा के हर पॉइंट सबको अच्छा लगेगा, मगर कुछ पॉइंट सबको वीक दिखेगा। जैसे कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आपको ठीक ठाक ही दिखेगा, सेल्स ठीक ठाक है, एक्सपेंस ठीक ठाक है, और उसके सॉरी इंटरेस्ट भी ठीक ठाक पेमेंट किया। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, एकदम कंट्रोल में है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स ठीक ठाक है। सिर्फ एक चीज नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो नेट एनपी है उसके बारे में बात करो तो 2 से लेकर धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे सिचुएशन बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी का जो नेट एनपी है उसका परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 2% के आसपास यहाँ पे
जो यहाँ पे कंपनी के जो होल्डिंग्स देखने को मिला था 2% के आसपास जो कंपनी के सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला था, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो सॉरी 2% के होल्डिंग नहीं 2% का जो एनपीए देखने को मिला था वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कम होता जा रहा है। अभी इस साल का इस क्वार्टर का कोई अपडेट नहीं है, तो अपडेट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एनपीए हमेशा कम होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप आपके पास जेब में पैसा है तो आप किसी को लोन दे सकते हैं, ये बात सही है, मगर आप कितना लोन मार्केट से उठा पा रहा है यही सबसे इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोन उठा ही नहीं पा रहा है तो वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आपके लिए। तो बाकी इरिडा के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, और चाहे वो डीआईएस हो। और साथ ही साथ प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है अराउंड 75% के आसपास। और जो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है इस कंपनी के ऊपर, देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कभी ना कभी इतने लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी आपको बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात में हंस भी रहे थे, मुझे बहुत सारे उल्टा सीधा कमेंट्स भी किए। कोई बात नहीं, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, शायद उन्होंने कुछ अलग सोचे होंगे। तो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब कोई कंपनी लगातार वो हाई करते चले जाए तो सोचना कभी ना कभी वो एक बार जरूर क्रैश करेगा, एक बार बिग फॉल दिखाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि कोई भी रेंज बने उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। अगर वो लगातार भागते ही चले जा रहा है और आप हाई लेवल में बाई करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अगर रेंज क्रिएट करता उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करता तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता कि ऊपर जाने के लिए। देखिए कोई 100% गारंटी तो नहीं है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रेड में मैं देख चुका हूँ, उस तरीके से ट्रेड लेकर मैं देख चुका हूँ, ये प्रॉफिट का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिग फॉल हो चुके हैं, एक स्ट्रांगली वो सपोर्ट को फेस करके नीचे आए, और भी अगर गिरे तो 97 तक आने का चांसेस है। और मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी जो कोई सिचुएशन बने इस रेंज के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट करे, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे और सस्टेन करे तो मैं कुछ डिसीजन फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर गया रेजिस्टेंस बना, फिर से सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।